जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत का जो प्राचीन इतिहास उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी उसके परिचय के बारे में देखेंगे कि हम लोग अभी तक जितने क्लासेस ले चुके हैं, यानी कि 1 से 70 क्लास हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और 1 से 17 क्लास में किस क्लास में कौन-कौन सा चैप्टर यानी किस चीज़ के बारे में पढ़ाया गया है, ये सब सारी जानकारी लेंगे। दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात आई कि मान लीजिए कि हमने 1 से 70 तक क्लास ले लिया है, यानी कि हमने 1 से 70 तक का क्लास ले लिया है। भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1 से लेकर के भारत का प्राचीन इतिहास भाग 70 तक का हम लोग क्लास समाप्त कर लिया पढ़ करके। तो मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों ना जो इंट्रोडक्शन होता है कि हमने भारत के प्राचीन इतिहास भाग में 1 में क्या पढ़ाया या भारत के प्राचीन इतिहास भाग 2 में क्या पढ़ाया, इसका एक समरी बनाकर मैं आप लोगों के सामने रखूं। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े, मान लीजिए आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता भारत के प्राचीन इतिहास भाग किस किस भाग में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप उसको खोल करके उस टॉपिक को तुरंत पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने सोचा कि परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन दूं कि कौन-कौन सा चैप्टर किस-किस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत के प्राचीन इतिहास भाग 1 से लेकर के भारत के प्राचीन इतिहास 70 यानी 70 तक में किस चैप्टर में कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सा कह सकते हैं कि कौन सी विषय वस्तु हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं परिचय भारत का प्राचीन इतिहास पूरी कहानी। तो दोस्तों भारत के प्राचीन इतिहास भाग 1 में हमारे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया गया भारत हमारे प्यारे देश का नाम, इतिहास का संक्षिप्त परिचय और कैलेंडर एवं एडी एवं बीसी का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। भारत का प्राचीन इतिहास भाग 2 में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताया गया है। और पुनः भारत का प्राचीन इतिहास भाग 2 के ए में वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है। आगे दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 3 में ऋग्वेद और सामवेद के बारे में बताया गया है। और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 4 में यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। फिर दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 5 में वेदांग, पुराण, उपनिषद एवं वेदांत के बारे में बताया गया। उपनिषद या वेदांत बात एक ही हुई। तो भारत के प्राचीन इतिहास भाग 5 में वेदांग, पुराण, उपनिषद एवं वेदांत के बारे में बताया गया है। भारत का प्राचीन इतिहास भाग 6 में महाकाव्य और रामायण के बारे में बताया गया है। और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 7 में महाभारत एवं मनुस्मृति के बारे में बताया गया है। भारत का प्राचीन इतिहास भाग 8 में दोस्तों जैन धर्म भाग 1, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 9 में जैन धर्म भाग 2, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 10 में जैन धर्म भाग 3, यानी कि इस तरह से भारत का प्राचीन इतिहास भाग 8 से लेकर के भारत का प्राचीन इतिहास भाग 9 तक, यानी 3 जो क्लासें हमने आप लोग के लिए थे, उसमें केवल जैन धर्म के बारे में बताया गया है। आगे भारत का प्राचीन इतिहास भाग 11 बौद्ध धर्म भाग 1, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 12 बौद्ध धर्म भाग 2, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 13 बौद्ध धर्म भाग 3, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 14 बौद्ध धर्म भाग 4 और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 15 बौद्ध धर्म भाग 5 के बारे में बताया गया है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि भारत का प्राचीन इतिहास भाग 11 से लेकर के और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 15 तक बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। फिर आगे दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 16 में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में शैव धर्म के बारे में बात की गई है। और फिर भारत का प्राचीन इतिहास भाग 17 में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में वैष्णव धर्म के बारे में बात किया गया है। और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 18 में इस्लाम धर्म का बात किया गया है।
और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 19 में ईसाई धर्म से संबंधित बात की गई है एवं पारसी धर्म से संबंधित बात किया गया है। फिर दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 20 यानी 20 में ऐतिहासिक ग्रंथ भाग 1, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी के बारे में। और फिर भारत का प्राचीन इतिहास भाग 21 यानी 20 में ऐतिहासिक ग्रंथ भाग 2, इसमें हमने आपको पढ़ाया था चचनामा के बारे में, अष्टाध्यायी के बारे में, गार्गी संहिता के बारे में और महाभाष्य के बारे में पढ़ाया था। फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 22, इसमें हमारे द्वारा आपको बताया गया विदेशी यात्रियों का विवरण भाग 1, जिसमें यूनानी लेखक यानी रोमन लेखक एवं चीनी लेखक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 23 में विदेशी यात्रियों का विवरण भाग 2 में अरबी लेखक एवं अन्य लेखक के बारे में हमने आपको बताया था। फिर दोस्तों आता है भारत का प्राचीन इतिहास भाग 24 यानी 24, इसमें हमने आपको बताया था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में। और अगला भारत का प्राचीन इतिहास भाग 25 में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के मिलने वाली जानकारी में बताया था, यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास भाग 24 एवं भारत का प्राचीन इतिहास भाग 25 में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में बताया गया है 2 क्लास में। अगला दोस्त भारत का प्राचीन इतिहास भाग 26 में प्राग ऐतिहासिक काल भाग 1 पढ़ाया गया। फिर भारत का प्राचीन इतिहास भाग 27 में प्राग ऐतिहासिक काल भाग 2 पढ़ाया गया एवं भारत का प्राचीन इतिहास भाग 28 में सिंधु सभ्यता भाग 1 पढ़ाया गया। ध्यान देंगे, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 26, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 27, दोनों में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद आ गया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 28, जिसमें सिंधु सभ्यता भाग 1 और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 29 में सिंधु सभ्यता भाग 2, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 30 में सिंधु सभ्यता भाग 3 और इसमें भी हड़प्पा एवं चंद के बारे में बताया गया है। कहाँ? भारत का प्राचीन इतिहास भाग 30 में। फिर दोस्तों आगे बढ़े, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 31 सिंधु सभ्यता भाग 4 में हम आपको बताए मोहनजोदड़ो के बारे में, रोपण के बारे में, बनमाली के बारे में और कालीबंगा के बारे में। फिर आगे आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 32, इसमें भी हमने सिंधु सभ्यता के बारे में ही बताया था। इसमें हमने आपको बताया था धौलावीरा के बारे में, सिरकोटदा के बारे में, लोथल के बारे में, रंगपुर के बारे में और दोस्तों और उनकी जो विशेषताएं थी उसके बारे में। फिर आगे हमने बताया आपको भारत का प्राचीन इतिहास भाग 33 में भी सिंधु सभ्यता भाग 6 आया था और इसमें जो भारत का प्राचीन इतिहास भाग 32 में लास्ट में हमने आपको जो विशेषता बताया था, कुछ विशेषता छूट गया था। तो भारत का प्राचीन इतिहास भाग 33 में हमने आपको सबसे पहले कुछ जो विशेषताएं छूट गई थी उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर हमने कृषि और पशुपालन के बारे में बताया और दोस्तों धार्मिक विशेषता के बारे में बताया। कहाँ? भारत का प्राचीन इतिहास भाग 33 में। फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 34, इसमें भी सिंधु सभ्यता के बारे में ही पढ़ा गया था और इसमें पढ़ा गया था यातायात के बारे में, समाज के बारे में और जीवन शैली के बारे में। फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 35, इसमें भी सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया और ये बना सिंधु सभ्यता भाग 8, जिसमें हम बताए आप लोगों को सिंधु सभ्यता से संबंधित व्यापार के बारे में। उसके बाद सिंधु सभ्यता दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाता है और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 36 में हमने आपको बताया था महाजनपदों का उदय भाग 1। फिर आगे हमने भारत का प्राचीन इतिहास भाग 37 में बताया था महाजनपदों का उदय भाग 2, जिसमें मगध राज के उदय एवं हर्यक वंश के बारे में बताया था। फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 38, इसमें हमने आपको बताया महाजनपदों का उदय भाग 3, जिसमें हमने आपको बताया था मगध राज का उत्कर्ष, हर्यक वंश या पितृहंता वंश के बारे में बताया था। फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास 39 इसमें हमने आपको बताया था बिंदुसार और नंद वंश के बारे में।
और फिर आया दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 40, जिसमें सिकंदर के बारे में पढ़ाया गया आप लोगों को। फिर आ गया है भारत का प्राचीन इतिहास भाग 41, इसमें दोस्तों पोरस का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया था, और मौर्य साम्राज्य भाग 1 यहीं से स्टार्ट हो गया। फिर आगे आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 42, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया, जिसमें चंद्रगुप्त, इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में ही बताया गया, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों को बताया गया था। फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 43, इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में ही बताया गया, जिसमें मौर्य साम्राज्य और बिंदुसार के बारे में बताया गया। और फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 44, दोस्तों इसमें हम लोग अशोक के बारे में चर्चा किए थे। फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 45, इसमें भी अशोक के बारे में चर्चा किया गया, यानी बताया गया। दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 44 में अशोक के बारे में बताए, क्योंकि अशोक का चैप्टर बड़ा था इसलिए कुछ बातें छूट गई थी। तो भारत का प्राचीन इतिहास भाग 45 में भी अशोक के बारे में बताया गया सबसे पहले, उसके बाद परवर्ती साम्राज्य के बारे में बताया गया था। फिर आगे आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 46, इसमें भी मौर्यकालीन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, गुप्तचर एवं राजस्व विभाग के बारे में बताया गया। और भारत का प्राचीन इतिहास भाग 47 में भी दोस्तों मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया गया, फिर न्याय प्रशासन के बारे में बताया गया, और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया था। फिर भारत का प्राचीन इतिहास भाग 48 में भी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया था। और दोस्तों उसके बाद भारत का प्राचीन इतिहास भाग 49 में स्तूप की संरचना के बारे में बताया गया, और अशोक के अभिलेख के बारे में बताया गया। फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 50, इसमें ब्राह्मण साम्राज्य भाग 1 पढ़ाया गया, जिसमें शुंग वंश के बारे में बताया गया। और दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 51 इन 50 में ब्राह्मण साम्राज्य भाग 2 था, इसमें कौरव वंश एवं सातवाहन वंश के बारे में बताया गया था। फिर आया दोस्त भारत का प्राचीन इतिहास भाग 52, इसमें में भी ब्राह्मण साम्राज्य भाग 3 के बारे में बताया गया, और इसमें सातवाहन वंश, सातकर्णी, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और अन्य तथ्य के बारे में बताया गया, किसमें भारत का प्राचीन इतिहास भाग 52 में। फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 53, इसमें भी ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में ही बताया गया, और इसमें ब्राह्मण साम्राज्य भाग 4 के चैप्टर को हम लोग पढ़े थे। फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 54, इसमें भारत के यमन राज भाग 1 के बारे में बताया गया, जिसमें भारत के यमन राज, मरणोत्तर काल, विदेशी आक्रमण एवं शक शासक के बारे में बताया गया, किसमें भारत का प्राचीन इतिहास भाग 54 में। फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 55, दोस्तों इसमें भी भारत के यमन राज भाग 2 पढ़ाया गया, और इसमें शक शासक, नासिक के शक शासक, उज्जैन के शक शासक, इसके बारे में बताया गया, किसमें भारत का प्राचीन इतिहास भाग 55 में। फिर आया दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 56, इसमें भी भारत के यमन राज भाग 3 पढ़ाया गया, और इसमें पहलव वंश एवं कुषाण वंश के बारे में बताया गया। और फिर आगे आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 57 यानी 57, इसमें दोस्तों भारत के यमन राज भाग 4 को पढ़ाया गया, और इसमें राजा कनिष्क के बारे में बताया गया था। फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 58, और दोस्तों भारत के यमन राज भाग 5 इसमें पढ़ाया गया, और इसमें भी कनिष्क के बारे में बताया गया। ध्यान देंगे यहाँ पर भारत का प्राचीन इतिहास भाग 57 में भी कनिष्क के बारे में बताया गया, और 58 में भी कनिष्क के बारे में बताया गया। कहने का तात्पर्य है जो कनिष्क शासक है इसका थोड़ा सा इतिहास बड़ा है, ये चैप्टर बड़ा था, इसलिए भारत का प्राचीन इतिहास भाग 57 भी कनिष्क के पढ़ाने में गया, और भारत का प्राचीन इतिहास 58 ये भी कनिष्क को पढ़ाने में समय लिया। फिर आगे दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 59, इसमें गुप्त साम्राज्य भाग 1 आ गया। अब आ गया गुप्त साम्राज्य भाग 1, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाया गया था। फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 60 यानी 60, इसमें भी गुप्ता साम्राज्य बताया गया, और गुप्ता साम्राज्य भाग 2 के बारे में बताया गया। इसमें आया था समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इनके बारे में पढ़ाया गया था।
फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 61। इसमें भी गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया, जिसमें गुप्त साम्राज्य भाग 3 आ गया। इसमें दोस्तों हमने आपको बताया था कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और गुप्तकालीन समाज के बारे में बताए थे। कहाँ? भारत का प्राचीन इतिहास भाग 61 में। दोस्तों फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 61 का ए। इसमें हमने बताया था आपको गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था एवं गुप्तकालीन धर्म एवं अन्य बातें कुछ थी, उसके बारे में बताया गया। किसमें? भारत का प्राचीन इतिहास भाग 61 ए में। फिर आया दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 62। इसमें भी गुप्त साम्राज्य भाग 4 पढ़ाया गया। और दोस्तों इसमें बताया गया गुप्तकालीन साहित्य के बारे में और गुप्त काल की वास्तुकला के बारे में बताया गया। किसमें? भारत का प्राचीन इतिहास भाग 62 में। फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 63। इसमें भी गुप्त साम्राज्य भाग 5 के बारे में बताया गया। इसमें दोस्तों गुप्तकालीन वास्तुकला के बारे में बताया गया और फिर गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया। कहाँ पे? भारत का प्राचीन इतिहास भाग 63 में। फिर दोस्तों आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 64 और इसमें हम लोग दोस्तों पढ़े थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। और आया था दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश भाग 1 और इसमें हमने आपको बताया था पल्लव वंश एवं चोल वंश के बारे में। फिर आया दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 65 और इसमें हमने बताया था आपको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश भाग 2 में चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश एवं चालुक्य वंश के बारे में। और फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 66 यानी 66। इसमें भी दोस्तों हमने बताया था आपको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश भाग 3 के बारे में। और इसमें हमने आपको बताया था चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य के बारे में बताया था। कहाँ पे? भारत का प्राचीन इतिहास भाग 66 में। ध्यान देंगे दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 65 में जो लास्ट में हमने आपको बताया था चालुक्य वंश, तो कुछ बातें छूट गई थी, यानी कि कह सकते हैं कि ये चैप्टर समाप्त होने वाला था। तो फिर अगले चैप्टर भारत का प्राचीन इतिहास भाग 66 में स्टार्टिंग में हमको आपको बताना पड़ा। फिर आया भारत का प्राचीन इतिहास भाग 67। इसमें हमने आपको बताया था सीमावर्ती राजवंशों का उदय। फिर हमने आपको बताया था पाल वंश और सेन वंश के बारे में। फिर हमने आपको बताया था राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश यानी इसको राठौर वंश भी कहते थे, और चौहान वंश एवं परमार वंश के बारे में बताया। किसमें? भारत का प्राचीन इतिहास भाग 67 में। फिर दोस्तों आया लास्ट में भारत का प्राचीन इतिहास भाग 68। इसमें हमने आपको बताया था चंदेल वंश, सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश। इस तरह दोस्तों हमारा भारत का प्राचीन इतिहास का चैप्टर समाप्त हो गया और मैंने आपको जो समरी था उसको मैंने आपको पूरा 1 से लेकर 70 तक बता दिया। 68 होगा, लेकिन बीच में आपको ऑप्शन दिए हैं ए करके 2 जगह बताए हैं आपको, 2 का ए और 61 का ए, यानी 2 और जुड़ गया तो 70 वीडियो बना, यानी 70 क्लास हमने आपका लिया। इस प्रकार कभी भी अगर आपको लगता है, मान लीजिए आपको पढ़ना है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है तो आप लोग लिख लेंगे वैदिक सभ्यता भारत का प्राचीन इतिहास भाग किस में पढ़ाया गया है। तो आप सर्च कर लेंगे कि भारत का प्राचीन इतिहास भाग 2A में वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है, तो तुरंत आपको मिल जाएगा वैदिक सभ्यता, आप उसके बारे में पढ़ लेंगे। और फिर एक उदाहरण और ले लीजिए, आपको पढ़ना है ऋग्वेद और सामवेद के बारे में। तो आपको जब पता होगा कि भारत का प्राचीन इतिहास भाग 3 में ऋग्वेद और सामवेद के बारे में पढ़ाया गया है, तो आप तुरंत सर्च करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास भाग 3, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 3 ऋग्वेद और सामवेद, तो आपको तुरंत मिल जाएगा दोस्तों और आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरे द्वारा आप लोगों को पूरा समरी आपको बनाकर दे दिया गया है ताकि आपको कभी भी किसी भी चैप्टर को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर था, जो कि समरी थी पूरे क्लासेस की, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूँगा इसको आप लोग एक बार देख लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है उसको खोलकर आसानी से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1 से 70 तक का क्लास हमने आपका ले लिया है और मैं कहूँगा कि दिल से पढ़िए, बार बार पढ़िए, जहाँ भूल जाता है रिविजन करिए। और एक बात और बताऊँ कि इसके बाद
मैं भारत के प्राचीन इतिहास को दोबारा रिवीजन कराने जा रहा हूँ और दोस्तों उसमें 1 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उस समय जब मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा होगा, तो उसमें मैं पूरी गहराई से नहीं समझाऊँगा, चूँकि रिवीजन की बात होती है कि कोई बात जो याद हो गया एक बार, बस सामने आ जाता है, तो पूरी बातें याद हो जाती है। तो उसमें मैं पूरी गहराई से एक-एक चीज़ को नहीं समझाऊँगा, केवल रिवीजन कराता चला जाऊँगा ताकि जो आपको बातें भूल गई हैं, आपको याद हो जाएँ और आपका समय भी वेस्ट ना हो। तो इसके बाद मैं रिवीजन का क्लास कल से लेना स्टार्ट कर दूँगा, उसको ज़रूर पढ़ेंगे आप लोग और इसी के साथ मैं आज के क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।